हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान की हिस्ट्री सीरीज़ का एपिसोड 1। दोस्तों, हम सब ने टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की दास्तान तो ज़रूर सुनी है, मगर आज आप जानेंगे ओटोमन नेवी यानी उस्मानिया सल्तनत की एक जंगी जहाज़ के डूबने की दास्तान, जिसका नाम था अर्तुगरुल। ये जहाज़ कब, कहाँ और क्यों डूबा, इसी से जुड़ी एक अनसुनी दास्तान को हम जानेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल को बनाने का हुक्म सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने सन 1854 में एक शिपयार्ड कंपनी को सौंपा था, जिसका नाम था तिरसान अमीर, और इस कंपनी ने इसे गलाता के पास इस्तांबुल में बनाया। 9 साल के बाद ये जहाज़ बनकर तैयार हुआ और 19 अक्टूबर 1863 में सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इस जहाज़ को लॉन्च भी कर दिया। ये जहाज़ बनावट के लिहाज से 200 फीट लंबा और 51 फीट चौड़ाई में था। एक साल के बाद 1864 में इस जहाज़ को इंग्लैंड भेजा गया, जहां पर इसमें एडवांस स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग को इंस्टॉल किया गया, और अब ये एक एडवांस तकनीक से बना हुआ बेहतरीन फ्रिगेट बन चुका था। दोस्तों, इन सब के दौरान नवंबर 1878 में ही जापानीज इंपीरियल नेवी यूरोप में एक ट्रेनिंग मिशन के लिए तुर्की के इस्तांबुल से गुजरते हैं, और इस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद II उस जापानीज इंपीरियल नेवी का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें कहीं मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा जाता है। ठीक 3 साल के बाद जापान के डिप्लोमेट मासाहारू योशिदा तुर्की के यिल्दिज पैलेस में विज़िट के लिए दोबारा आते हैं। इस विज़िट में ओटोमन और जापान के बीच कुछ आपसी समझौते किए जाते हैं। यहीं से जापान और उस्मानिया सल्तनत के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। उसी के बाद 1887 में जापान के प्रिंस कोमात्सु दोबारा इस्तांबुल के लिए आते हैं और जापान के तरफ से सुल्तान को हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान, जिसे ऑर्डर ऑफ क्रिस एंथेमम कहा जाता है, वो सुल्तान को पेश करते हैं। और इसी पेशकश के बाद सुल्तान ने यह तय किया कि वो ओटोमन एम्पायर की ओर से गुडविल वॉयज यानी दोस्ती के लिए अपने जहाज़ को तुर्की से जापान भेजेंगे। दोस्तों, तुर्की से जापान की दूरी गूगल मैप के मुताबिक 9000 तकरीबन किलोमीटर बनती है, जो कि वाकई उस वक्त के हिसाब से एक लंबा समुद्री सफ़र था। सब कुछ तय हो जाने के बाद उस्मानिया सल्तनत के ग्रैंड वज़ीर कामिल पाशा ने 14 फरवरी 1889 में ओटोमन एम्पायर के नेवी हेड हसन हुस्न पाशा को एक ख़त लिखा, जिसमें उस्मानिया सल्तनत की ओर से तुर्की से जापान जाने का ऑर्डर दिया गया था, और साथ में ये पूछा गया कि वो इस मिशन के लिए कब रवाना हो सकते हैं और इस सफ़र के लिए कौन सा जहाज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जवाब में नेवी हेड हसन पाशा ग्रैंड वज़ीर को ये बताते हैं कि इस मिशन के लिए अर्तुगरुल जहाज़ तैयार है और 1 हफ्ते में तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अर्तुगरुल जहाज़ की बनावट को 25 साल पूरे हो चुके थे और कई बार इस जहाज़ की कई हिस्सों को बदला गया था, लेकिन फिर भी इस 9000 किलोमीटर के लंबे सफ़र के लिए अर्तुगरुल जहाज़ पर भरोसा किया गया। 14 जुलाई 1889 को कप्तान उस्मान बे और 607 जहाज़ी, जिसमें 57 ऑफिसर भी थे, ये कारवां जापान गुडविल वॉयज के लिए रवाना हो जाता है। ये जहाज़ अफ्रीका के सुइस कैनाल से होते हुए इंडियन महासागर के समुद्री रास्ते से अपना सफ़र तय करता है, और इसी दौरान इन्हें अर्तुगरुल जहाज़ में कई तरह के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। मौसम की ख़राबी की वजह से अर्तुगरुल जहाज़ भारत के कलकत्ता और पौंडीचेरी में भी पड़ाव डालता है, और ठीक 11 महीने के बाद कई सारे दिक्कतों के बाद ये जहाज़ 7 जून 1890 को जापान के योकोहामा शहर में पहुंच जाता है। योकोहामा में जापान के एम्परर मीजी द्वारा 13 जून 1890 को रियर एडमिरल अली उस्मान पाशा और उनके ऑफिसर का स्वागत करते हैं, और इस सेरेमनी में उस्मानी सल्तनत से आए ऑफिसर्स को सम्मान और मेडल भी दिए जाते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं, और इन्हीं 3 महीनों के दौरान अर्तुगरुल जहाज़ के कई क्रू मेंबर्स हैज़े की बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। ये बीमारी का ख़तरा अब तक टला नहीं था कि उसी बीच ये जहाज़ जापान से तुर्की वापस रवाना होने की तैयारियां करने लगता है। जहाज़
रवाना होने से पहले जापान के समुद्री अधिकारियों ने खराब मौसम और पिछले 11 महीने के सफ़र में इस 26 साल पुराने अर्तुगरुल जहाज़ में आई कई परेशानियों और ख़राबियों की वजह से जहाज़ के कप्तान से अपनी यात्रा को कुछ वक्त टालने के लिए कहते हैं, ताकि वो जहाज़ की ठीक तरह से मरम्मत कर सकें और सफ़र में उन्हें कोई परेशानी ना हो। मगर अर्तुगरुल जहाज़ के कप्तान अपने कमिटमेंट और वादे के पक्के थे और किसी भी कीमत पर सुल्तान को दिए गए वक्त पर ही जापान से तुर्की वापस पहुंचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जापान की इस सलाह को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि वो उन्हें सुल्तान से किए गए वादे को तोड़ नहीं सकते हैं और देरी से पहुंचना उनके लिए शर्म की बात होगी। 15 सितंबर 1890 को आखिरकार अर्तुगरुल जहाज़ योकोहामा से इस्तांबुल को रवाना हो जाता है। जापान से निकलते वक्त मौसम साफ था, लेकिन अगले ही दिन हवा का रुख बदलता है और शाम होते होते तेज़ आंधियां चलने लगती है। रात होते तेज़ हवा और आंधियों ने अर्तुगरुल जहाज़ को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया और अचानक से अर्तुगरुल जहाज़ से तेज़ समुद्री लहरें टकराना शुरू कर देती हैं, जिससे जहाज़ का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल जहाज़ में लगे 40 मीटर ऊंचे पोल टूट के जहाज़ पर गिर जाते हैं, जिससे जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। 4 दिन के अंदर जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर्स इस जहाज़ की मरम्मत करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और कोल्ड रूम से बाल्टियां भर भर के पानी को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि उस वक्त जहाज़ पर मौजूद वाटर पंप भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और इन सभी मुमकिन कोशिशों के बावजूद कोई चीज़ काम ना आ सकी और आखिरकार मदद के लिए अपने नज़दीक पोर्ट को अर्तुगरुल जहाज़ पर मौजूद लोग तलाशना शुरू कर देते हैं। किसी तरह अर्तुगरुल जहाज़ आगे बढ़ता है और 16 किलोमीटर के बाद काशिनोज़ाकी आइलैंड पर इन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है। इसी दौरान पानी जहाज़ के इंजन रूम तक पहुंच जाता है और जहाज़ की चिमनी को बुझा देता है। अब जहाज़ सिर्फ हवा और लहरों के ज़रिए आगे बढ़ रहा होता है और एकाएक अर्तुगरुल जहाज़ कियोशिमा आइलैंड के नज़दीक ख़तरनाक चट्टानों का शिकार होकर डगमगाने लगता है। जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर्स इसे रोकने के लिए लंगर को फ़ौरन समुद्र में डालते हैं ताकि जहाज़ वहीं पर रुक जाए। लेकिन 18 सितंबर 1890 उसी आधी रात को अर्तुगरुल जहाज़ की एक चट्टान से ज़ोरदार टक्कर होती है और ये जहाज़ टुकड़ों में बट जाता है और डूबना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक इस हादसे में 500 से ज़्यादा जहाज़ी शहीद हो जाते हैं, जिसमें 50 ऑफिसर्स भी शामिल थे। इस हादसे में रियर एडमिरल हसन पाशा भी शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अर्तुगरुल जहाज़ के टुकड़े होते हैं, उसी वक्त उस जहाज़ में मौजूद मुसाफिर अपनी जान को बचाने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देते हैं और इसी दौरान उन 70 के करीब जहाज़ी, जिसमें 6 ऑफिसर्स और 63 जहाज़ी थे, इस अफरा तफरी में अपने नज़दीक हर मुमकिन मदद को तलाशना शुरू कर देते हैं और फिर काशिनोज़ाकी लाइट हाउस, जो कि कियोशिमा के ईस्ट साइड में दिखाई दे रहा था और ये उस वक्त तक का जापान की तरफ से बनाया गया पहला स्टोन बिल्ड लाइट हाउस था और जो 125 साल बाद आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी काशिनोज़ाकी लाइट हाउस से आ रही रोशनी को फॉलो करते हुए वो उन 70 मुसाफिर मदद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और लाइट हाउस से सटी 40 मीटर चट्टान के सहारा लेकर खुद को बचाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। मौके पर उस आइलैंड के नज़दीक के एक विलेज से इन तुर्कों की मदद के लिए कुछ लोग फ़ौरन वहां पहुंच जाते हैं और तेज़ आंधियों के बावजूद डूब रहे लोगों की जान को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन जापानीज़ विलेजर्स की बिना किसी फ़ायदे और लालच के इस तरह से हिम्मत दिखाते हुए मदद करने के अंदाज ने तुर्कों का दिल जीत लिया था। इसी के बाद जापान के एम्परर मीजी ने अपने पर्सनल डॉक्टर और नर्सेस की टीम को तुर्कों की मदद के लिए भी भेजा। जापानीज़ रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे JRCS भी कहा जाता है और जो आज भी वजूद में है, इस JRCS ने इन बचाए गए सर्वाइवर्स को मेडिकल एड प्रोवाइड किया और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की। इस हादसे के 1 महीने के बाद वो सभी 69 अर्तुगरुल सर्वाइवर्स पूरी तरह ठीक हो चुके थे और फिर
अक्टूबर 1890 में ही और कॉन्गो जापानी जहाज़ों के ज़रिए टोक्यो से इस्तांबुल को इन सब सर्वाइवर्स को रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, चूंकि ये हादसा जापान और तुर्की के दोस्ती की तरफ बढ़ रहे एक कदम के वक्त हुआ और इसमें शहीद होने वाले तुर्किश लोगों की जान चली गई थी, और इसी की याद में फरवरी 1891 में जापान की तरफ से ट्रिब्यूट के तौर पे एक सिमेट्री भी बनाई गई, और ये उसी लाइट हाउस के नज़दीक बनाई गई थी जिसके पास ये जहाज़ डूबा था। इस इंसिडेंट को 125 साल पूरे होने पर इस रियल स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है काइनन 1890, जिसको दिसंबर 2015 में रिलीज़ किया गया। तो ये थी दोस्तों ओटोमन एर्तुगरुल के जंगी जहाज़ के डूबने की 125 साल पुरानी दास्तान। उम्मीद है आपको हमारा ये पहला हिस्टोरिकल वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करें, और फीडबैक को हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और पाएं हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और ज्ञान से भरे हुए वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।